हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज, पीपीएससी का क्वेश्चन बैंक सीरीज, वो भी विषयवार कहने का मतलब ये हुआ कि जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी की परीक्षा तक में जितने भी विषय का इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सभी विषयवार क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बैंक जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। तो जैसे कि विषयवार कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि सामान्य भूगोल में जैसे विश्व भूगोल है या भारत का भूगोल है, तो विश्व भूगोल और भारत का भूगोल से कितने प्रश्न पूछे गए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में, उन सभी प्रश्नों का हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग सभी विषयों का जो है वीडियो बना करके देखेंगे। एक हिस्ट्री का भी देखेंगे, मतलब 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, और पॉलिटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, साइंस देखेंगे, है ना। हर खंड से देखेंगे, साइंस खंड से भी देखेंगे, इन्वायरमेंट खंड से देखेंगे, बिहार खंड से देखेंगे कि कितना प्रश्न पूछा गया और किस सेक्शन से पूछा गया। उस सारे इससे ये होगा कि आपको कम से कम जो पढ़ेंगे तो उससे ये पता चल पाएगा कि आखिर जो है कहाँ से प्रश्न को जो है बीपीएससी पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल से पूछे गए प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के प्रश्न को इसमें संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इनमें से कौन जो है सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसमें से निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, सौर मंडल में जो है सूर्य और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी ग्रह हैं, और ग्रह के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी उपग्रह हैं, और जो है और भी धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे उल्कापिंड, ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। और सौर मंडल में तो निहारिका आता नहीं है, तो सौर मंडल के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह आता है, धूमकेतु आता है, ग्रह आता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य तारा है, जो कि एक ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल से जो है सारे ग्रहों को, 8 ग्रह को जो है अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है। और भी उपग्रह है, उपग्रह भी इसी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण घूमता रहता है। उल्का पिंड है, धूमकेतु है, तो ये सब सौर मंडल के पार्ट हैं। लेकिन निहारिका क्या है? सौर मंडल का पार्ट नहीं है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? इन द सेंस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि जो है केंद्र में सूर्य है और इसके चारों ओर सभी पदार्थ, सभी पिंड घूमते हैं। ठीक है, देखिए इसको लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी दिए हैं। कोई वैज्ञानिक थे जो वो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिए थे, तो उनका कहने का मतलब ये था कि पृथ्वी केंद्र में है और इस पृथ्वी के इर्द गिर्द सारे जो है पिंड घूमता है। ठीक है, लेकिन ये है, इनका कहना था कोपरनिकस का कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के इर्द गिर्द जो है सारे पिंड घूमते हैं। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करता है, और ग्रह की परिक्रमा उनके उपग्रह करता है। तो ये है, तो सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य भी परिक्रमा करता है अपने गैलेक्सी का, जिस गैलेक्सी का वो तारा है। सूर्य चूंकि क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, तो अपने गैलेक्सी का वो परिक्रमा करता है। तो कितने दिन में करता है? तो 25 करोड़ साल में करता है। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष की, मतलब इतना समय लगाता है। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगाता है एक चक्कर अपने गैलेक्सी का करने में, गैलेक्सी का एक चक्कर काटने में, है ना। तो हमारा गैलेक्सी कौन सा है? तो आकाशगंगा। तो सूर्य किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो आकाशगंगा का पार्ट है। इसका मतलब है कि सूर्य जो है आकाशगंगा का पूरा चक्कर काट लेता है 25 करोड़ वर्ष में। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में जो है तारामंडल है कुल 88 है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा के जो है कहा गया है, उनके अनुसार कि अभी 88 तारामंडल हैं जिनमें से अधिकांश जो है दक्षिणी गोलार्ध से देखे जा सकते हैं। तो ये
जो है तारामंडल क्या है, तारामंडल का मतलब ये हो गया कि कुछ तारों का समूह है जो कि विशेष आकृति धारण किए हुए है, उसको तारामंडल कहा गया है और इसका अलग अलग नाम भी है, समझ गए ना। तो ये है 88 तारामंडल IAU के अनुसार। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारामंडल है, तो वह तारामंडल है सप्तऋषि। जैसा कि हम पहले कहे कि तारामंडल अलग अलग 88 तारामंडल है और सबका अलग अलग नाम है, तो सप्तऋषि है, मृग है, वृष है, विश्चक है, इस तरह का बहुत सारे 88 तारामंडल, 88 भी नाम है। तो उसमें से एक है सप्तऋषि, है ना। तो सप्तऋषि में भी है जो एक ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है, तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो बुध है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। वैसे तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, एक बुध और दूसरा शुक्र। और जैसा कि हम जानते हैं दूरी के अनुसार सूर्य के बाद पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है, तो सूर्य के नज़दीक वाला 2 ग्रह बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो यही है, बाकी अन्य ग्रह जितने भी हैं सबके पास उपग्रह है। जैसे कि मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस टिमोस। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसी तरह से जो है सभी ग्रहों के पास अपना अपना उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, कृत्रिम का नहीं। 7 नंबर है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है और इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रेशर अधिक पाया जाता है। ये है प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पर गर्म क्यों है, आपको तो ये आश्चर्य लग रहा होगा। तो सूर्य के नज़दीक में बुध है, अब बुध के बाद शुक्र है तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों होता है। शुक्र गर्म होने के पीछे यही कारण है कि वहाँ पर कुछ ऐसे गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वहाँ के जो है टेम्परेचर को बढ़ा करके रखता है, ठीक है। तो यही कारण है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है, गर्म और शुष्क है, शुक्र ग्रह। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, मतलब साँझ का तारा। साँझ का तारा, भोर का तारा सब शुक्र को ही कहते हैं। अच्छा, मंगल को क्या कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लौह अंश की मात्रा अधिक है ना, लोहांश की मात्रा अधिक है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश जो आती है उसको कुल समय लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में 8 मिनट है, तो 8 मिनट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे तो किसी किसी बुक में 8 मिनट 17 सेकेंड भी दिया रहता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड अथवा 8 मिनट 17 सेकेंड ये दोनों मानकर चलना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी जो है अपने सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो वो 365 दिन और 1/4 दिन, मतलब इसको कह सकते हैं 365.25 दिन, है ना। 365 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट कह सकते हैं। इतने दिन में वो अपना जो है सूर्य का चक्कर काट लेता है और अपने अक्ष पर घूम जाता है कितने देर में, तो वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है एक राउंड मार लेता है। 11 नंबर, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो पृथ्वी जो परिक्रमण करती है, परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य का चारों बगल चक्कर काटना, तो पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है। अब जैसा कि जानते हैं कि ये 365 दिन में एक चक्कर काटती है, तो प्रति मिनट निकालने में तो ये आपको निकालना होगा। पृथ्वी का जो वेग है वो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो पृथ्वी मूवमेंट करती है, ठीक है। पृथ्वी जो है मूवमेंट करती है। इस दूरी को पृथ्वी जो है धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में जो है अपने धुरी पर मूवमेंट करती है, अपना एक घूर्णन करती है, 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है क्यों, तो
कहाँ पर आती है, किस क्षेत्र में। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी को कटिबंध में बांटा गया है। कटिबंध जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में निम्न दाब रहता है, निम्न वायु दाब रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि मरुस्थल हो ही नहीं सकता, यहाँ पर वर्षा होता रहता है, जंगल उंगल अधिक रहता है। इसके बाद जो है उपोष्ण का क्षेत्र आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण का क्षेत्र आता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, 30 से 45 डिग्री वाला क्षेत्र जो होता है वो उपोष्ण का क्षेत्र होता है। तो वहाँ जो है इस रीजन में क्या है कि उच्च दाब क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ वर्षा कम होता है, बादल नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण इस एरिया में क्या होता है, मरुस्थल हो जाता है। मरुस्थल जो है हो गया। और भी मरुस्थल होने का और भी रीजन है, जैसे कि अगर कोई समुद्र तट के किनारे है और वहाँ पर अगर ठंडी जलधारा आती है तो वहाँ भी मरुस्थल बन जाता है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अक्षांश के आधार पर, तो हाई प्रेशर वाला जो कटिबंध है वहाँ पर जो है मरुस्थल बनने की संभावना अधिक रहती है। तो ऑप्शन के आधार पर कहेंगे तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास या 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला क्षेत्र, उत्तरी या दक्षिणी वाला क्षेत्र, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से अगर देखें तो बृहस्पति है ना। बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण। तो ये इस चारों ग्रह को एक्सटर्नल ग्रह भी कहते हैं, और एक्सटर्नल ग्रह भी कहते हैं या जोबियन ग्रह भी कहते हैं। जोबियन ग्रह इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि ये चारों ग्रह जो है बृहस्पति के जैसा ही कुछ न कुछ मिलता जुलता क्वालिटी है। ठीक है। और बाकी जो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध जो है इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, धूमकेतुओं का पीटी है, धूमकेतु वगैरह चलता है। ठीक है, ये है। क्षुद्र ग्रह का पेटी है, धूमकेतु का पेटी है। चलिए 14 नंबर, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। 15 नंबर देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो यूरेनस जो है 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर काटने में, और अपने अक्ष पर वो कितने दिन में घूमता है, तो 17.9 वर्ष। यूरेनस को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और यह एक ग्रह ऐसा है जो कि इसका दिशा जो है औरों ग्रह से भिन्न है। ये पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिक्रमा करता है। शुक्र भी, शुक्र और यूरेनस ऐसा ग्रह है जो कि जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का परिक्रमा करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो निर्धारित करने का जो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, बेस होता है, वो प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा को ही ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहते हैं, जो कि जो है काल्पनिक रेखा है, और यह जो ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरता है जो कि लंदन में है। ठीक है। और यह ग्रीनविच लाइन जो है 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो ये वाला जो लाइन है इधर, ये वाला तो अक्षांश कहलाया ऐसे ऐसे। तो अक्षांश को हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को ये देखना है कि देशांतर है ये। तो ये वाला 0 डिग्री है, तो यही हो गया ग्रीनविच लाइन, और ऐसे करके नॉर्थ ध्रुव को साउथ ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर ही ग्रीनविच लाइन है। ये गुजरता है, देखिए ग्रीनविच लाइन जो है गुजरता है यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से, ग्रीनविच से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है। 3 ठो यूरोपीय देश हो गया। फिर देखिए अफ्रीकन देश है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये अफ्रीकन देश है। और फिर अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव का जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको टच करता है। तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर इन क्षेत्रों से गुजरता है। 17 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहते हैं, जिसको पार करने से एक दिन का अंतर आ जाता है। ये होता है ग्रीनविच लाइन से, जैसे 0 डिग्री देशांतर है तो इसके ईस्ट जाइएगा 180 डिग्री, और या इसके वेस्ट जाइएगा 180 डिग्री, तो जो होगा दोनों एक ही लाइन होगा, है ना। तो घूम कर वहीं पर जाइएगा, तो पीछे जस्ट 0 डिग्री जो ये देशांतर है ग्रीनविच लाइन, इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला साइड को जो 180 डिग्री पर जो लाइन है उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसी को पार करने से एक दिन का अंतर हो जाता है।
समझ गए ना। तो ये है, ये प्रशांत महासागर से वह गुजरता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो अफ्रीका का क्षेत्रफल बड़ा है। वैसे अगर ऑप्शन में एशिया रहता तो एशिया का बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो अफ्रीका, इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो अफ्रीका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया रहता तो एशिया सबसे ऊपर, ये है। 19 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। और द्वीप होता है कि जैसे कि समुद्र में जो है वो जो उभरा हुआ एक लैंड होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो वो जो है बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा है। याद रखिएगा, द्वीप की बात हो रही है, द्वीप समूह की नहीं। द्वीप समूह का अगर कहा जाए तो वो अलग हो जाएगा आंसर उसका। यहाँ द्वीप हो रहा है ओनली, तो ये बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में और भी द्वीप है जो बड़ा बड़ा है, जैसे सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है ना। ये है मेडागास्कर द्वीप है, ये सब भी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अग्नेय चट्टान के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो वो है वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो है तो इसमें आपका सी आंसर है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी जो होते हैं वो शैलों में स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये एक लेयर बनाए हुए रहते हैं, दो लेयर के बीच में दबे हुए रहते हैं, है ना। वो वहीं से जो है वो अवसादी पदार्थ निकलता है, तेल, खनिज, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, माउंट एटना क्या है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप में पड़ता है ना। ये एक्टिव ज्वालामुखी है। मोना लोआ क्या है, तो मोना लोआ भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में, जो प्रशांत महासागर वाला भाग है वहीं पर द्वीप है, उस पर जो है अमेरिका का कब्जा है। तो ये भी ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, 24 नंबर क्वेश्चन सुनामी से रिलेटेड है। उस समय जो है ये करंट दे दिया है सुनामी का, तो ये क्वेश्चन को देखना उचित नहीं है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं पर्वत जो है दो तरह का होता है, एक ब्लॉक पर्वत और दूसरा वलित पर्वत, फोल्डिंग पर्वत, है ना। वलित को ही फोल्डिंग कहते हैं। तो जितने भी ऊंची ऊंची चोटी है वो सब वलित पर्वत श्रेणी पर ही पाया जाता है। जैसे कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय पर है, तो नेपाल वाला पार्ट में, तो नेपाल हिमालय वाला पार्ट में। तो हिमालय कैसा है, तो नवीन वलित पर्वत है ना। तो नवीन वलित पर्वतों में ही ऊंची ऊंची चोटियां है। तो नवीन मोरदार पर्वत, वलित को ही मोरदार पर्वत भी कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। पर्वत श्रृंखला जैसा कि जानते हैं विश्व में कुछ कुछ पर्वत श्रृंखला है, जैसे एंडीज है, आल्पस है, रॉकी है, हिमालय है, आदि आदि। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपका एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। उसके बाद आता है रॉकीज, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। उसके बाद स्थान आता है हिमालय का, जो कि भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, तो ये है। लंबाई देखें तो हिमालय की टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर में विस्तार लिया हुआ है। रॉकी 4800 किलोमीटर और एंडीज 7200 किलोमीटर। 27 नंबर देखिए, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट ये एक छोटा प्लेट है और ये जो है ये पाया जाता है मध्य अमेरिका से पश्चिमी भाग में और प्रशांत प्लेट के बीच में, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाया जाता है ये। और ये जो है टोटल भूपर पट्टी जो है, भूपर पट्टी जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट जो है टोटल 6 बड़ी प्लेट है ना, 6 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों पर अवस्थित है।
वो प्लेट मूवमेंट कर रहा है। तो अभी तक जो है प्लेट तो ऐसे छोटा छोटा बहुत है, उसमें से 20 प्लेट की पहचान की जा चुकी है। छोटी प्लेट का 6 तो है ही बड़ा बड़ा, 20 छोटी प्लेट की पहचान की जा चुकी है। तो उसी 20 छोटे में से एक है कोकोस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ है वो तो हम बता ही दिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो है ये होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक आंसर होना चाहिए, क्योंकि रस्ट बाउल का मतलब होता है लौह खनिज कहाँ अधिक पाया जाता है, लौह अयस्क। तो वो जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश में जब पाया, ग्रेट लेक्स मतलब 5 झील का जो देश है, 5 झीलों का जो स्थान है वहाँ पर अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो वहाँ पर जो है इस तरह का खनिज अधिक पाया जाता है। फिर आप पिट्सबर्ग में जाइएगा तो पिट्सबर्ग में भी पाया जाता है। तो एक से अधिक आंसर हो गया ना, तो ये है। 29 है, किलिमंजारो है क्या? तो किलिमंजारो जो है एक आग्नेयगिरी वोल्केनो है, किलिमंजारो क्या है? एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोबी मरुस्थल है कहाँ में? तो चीन में है, चीन और मंगोलिया के बीच में अवस्थित है गोबी मरुस्थल, है ना। दक्षिण में चीन और उत्तर में मंगोलिया, बीच में फंसा हुआ है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो ये है। 31 नंबर देखिए, जोहान्सबर्ग विख्यात है क्या चीज के लिए? तो जोहान्सबर्ग जो विख्यात है वह है स्वर्ण खनन के लिए, स्वर्ण खनन और हीरा खनन दोनों के लिए विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो है एक साउथ अफ्रीका का एक शहर है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका का। 32 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है कि वैसा देश जो कि चारों बगल से कुछ अन्य देशों से घिरा हुआ हो, जो किसी भी समुद्री भाग से न लगता हो, जलीय भाग उससे कोई भी सीमा नहीं लगाता हो, उसको हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो हंगरी जो है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी जो है ये इन सारे देशों से घिरा हुआ है, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। ठीक है, किसी भी समुद्री सीमा से ये नहीं लगता है, इसलिए ये स्थल रुद्ध देश है। नेपाल भी स्थल रुद्ध देश में आता है। ठीक है, ये है। 33 नंबर देखिए, इजराइल की उभयनिष्ठीय सीमाएं हैं कौन सी? तो उभयनिष्ठीय सीमा का मतलब होता है कॉमन सीमा। इजराइल का किस किस देश से सीमा लगता है? तो इजराइल का जो सीमा लगता है वो ए नंबर, लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की छत किसे कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आपको पामीर को, पामीर का पठार जो है विश्व का छत कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम से कौन जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहते हैं। श्रीलंका जो है इसको जो है और भी अन्य नाम से पुकारा जाता है, हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है इसको, और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है श्रीलंका को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है? तो 2/3 भाग, मतलब 71% भाग जो है पानी से ढका है। तो 2/3 सी आंसर हो गया, बाकी 29% पर लैंड है। ठीक है, 37 नंबर देखिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी का केंद्र मतलब क्रोड के पास जो पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है, वहां से धरातल का दूरी जो है सबसे कम है, वह है उत्तरी ध्रुव बला क्षेत्र में। उत्तरी ध्रुव बला क्षेत्र में सबसे कम दूरी पाया जाता है। बाकी क्षेत्र में जैसे विषुवत रेखा के आसपास में वो ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाएगा। ठीक है, तो यही है ए नंबर आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है देखिए, ये है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच गुजरता है और हिंद महासागर के द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तक अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश कर जाता है। एक कटक का एक श्रेणी बना हुआ है समुद्र के बीचों बीच, तो वो क्या है? तो मध्य जो है वो है मध्य महासागरीय कटक। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाड़ी में एक नदी गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये है आपका एक महासागरीय धारा जो कि गर्म धारा है। महासागर में 2 तरह का धारा होता है, एक गर्म जल धारा और दूसरा ठंडी जल धारा। तो ये गर्म जल धारा है। ठीक है, फ्लोरिडा के पास बहती है, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है ना। गर्म जल धारा का तो यही कॉन्सेप्ट होता है।
और ठंडी जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांड कैनियन है क्या? तो ग्रांड कैनियन एक प्रकार का खड्डा है। तो ग्रांड कैनियन क्या होता है कि नदी के द्वारा जो पहाड़ों को काट करके जो एक गड्ढानुमा आकृति बनाया जाता है उसको पहले कहते हैं गॉर्ज। वही जब थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कैनियन। तो वही ग्रांड कैनियन है, मतलब और भी बड़ा कैनियन हो गया तो बड़ा गड्ढा हो गया तो उसको ग्रांड कैनियन कहते हैं। ये हो गया आपका 40 नंबर। 41 नंबर देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कौन? सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जिसको आप सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और ये डेल्टा क्या होता है कि नदी के द्वारा जो भी मलबा लाया जाता है और समुद्र में जहाँ वो मलबा को गिरा देता है और वहाँ पर जो है टापूनुमा आकृति बन जाता है मलबा को जमा कर करके, तो उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह का गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों मिल करके जो भी मलबा ला करके यहाँ जमा करती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ जो डेल्टा बना है उसी को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। ये विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है। 42 नंबर देखिए, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर में अवस्थित है फिजी, है ना। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीपीय देश है। ठीक है। 43 नंबर देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। लाल सागर जो है अरब सागर का एक छोटा सा पार्ट है। अब भूमध्य सागर तो जानते ही हैं, यूरोप और जो है अफ्रीका के बीच में अवस्थित जो फंसा हुआ सागर है वो भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के जल को लाल सागर में जोड़ने के लिए एक नहर बनाया गया जिसको स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर का मैनेजमेंट मिस्र के पास है। स्वेज नहर की कुल लंबाई 164 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है और 1869 से इसका जो है इसमें परिचालन शुरू हो गया। स्वेज नहर इसके जो है दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है और उत्तरी सिरे पर जो है जहाँ पर भूमध्य सागर का मुंह मिलता है वहाँ पोर्ट सईद बंदरगाह है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? तो पनामा नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। प्रशांत महासागर जो है जैसे कि जानते हैं पनामा देश अवस्थित है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में, है ना। तो वहाँ पर जो है एक काट करके लैंड को काट करके एक नहर बनाया गया जिसका नाम पनामा पड़ा। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये है अटलांटिक महासागर और यहाँ है प्रशांत महासागर। तो ये दोनों को यहाँ काट करके नहर बनाया गया, यहीं पर पनामा है। ठीक है, तो ये काट करके नहर बनाया गया तो यही पनामा नहर है। ठीक है, इधर उत्तरी अमेरिका इधर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पनामा शहर है तो ये काट करके नहर बनाया गया पनामा। तो ये अटलांटिक महासागर को ही हम अंध महासागर कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए जो नहर बनाया गया वही पनामा नहर है। ठीक है, ये है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आप? तो मलक्का जल संधि से आप हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर सकते हैं। हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर सकते हैं। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। दो तरफ लैंड है, एक तरफ मलेशिया दूसरी तरफ सुमात्रा और ये बीच से वो संधि है। यहाँ से आप जो है हिंद महासागर से प्रवेश कर जाइएगा चीन सागर में, है ना। तो ये चीज़ है। 46 नंबर देखिए, ओजोन परत बताती है क्या? तो ओजोन परत जो है ये बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत जो कि समताप मंडल के नीचे वाला लेयर में, मध्य वाला लेयर में पड़ता है। हम जैसा कि जानते हैं क्षोभ मंडल पहला लेयर है, उसके बाद समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल में ही ओजोन मंडल का लेयर होता है जो कि वहाँ पर ओजोन गैसों की मात्रा होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोगों को सुरक्षा देता है। ठीक है, परावैंगनिक किरणों से बचाता है। ठीक है, 46 हो गया। 47 नंबर आते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, है ना, है कितना? तो ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है लगभग 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, है ना। औसतन 13 किलोमीटर ऊंचाई तक तो आपका जो है क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद फिर समताप मंडल। तो समताप मंडल के निचले परत से लेकर के मध्य परत तक में जो है आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, मतलब ईस्ट है, पूरब है। तो यह कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 0 डिग्री देशांतर से जो हर 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा आगे चले जाएंगे। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा का टाइम काउंट होता है। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, फिर 15 डिग्री मतलब 2 घंटा, 2 घंटा ईस्ट हो गया ना, मतलब 30 डिग्री ईस्ट हो गया। तो ये चीज़ हो गया।
49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। और तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन, तो वो होता है 21 जून को, है ना, 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। महाद्वीप अलग कैसे हुए, महाद्वीप अलग कैसे हुए, वो विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया का मतलब होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से जो है ये बहुत विश्वसनीय थ्योरी है। वैसे तो महाद्वीप के अलग होने के बहुत सारे सिद्धांत आए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, है ना, अलग अलग सिद्धांत आए, है ना, संवहनीय सिद्धांत। तो ये सर, तो ये सिद्धांत ज़्यादा जो है विश्वसनीय है, विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है कि वो जो है पूरा भूपर पट्टी अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ, जैसे कि हमने कहा 6 बड़ी प्लेट और बाकी 20 छोटी प्लेट में बटा हुआ है। और ये जो प्लेट है ये सारा महाद्वीप एक ही जगह अवस्थित था, जिसका नाम था पेंजिया। वो पेंजिया में टूट हुई और जो है अलग अलग दिशा में वो प्रवाहित हो गए और जा करके 7 महाद्वीपों का रूप लिया। और बीच में जो सागरीय जल खुला उसको कहा गया जो है महासागर, है ना। तो महाद्वीप और महासागर का इस तरह से निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये है 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन नहीं, महाद्वीप अलग कैसे हुआ, विवर्तनिक क्रिया द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और भी इस विश्व भूगोल के अंतर्गत जो है करीब 95 क्वेश्चन है जो कि अभी तक में पूछा गया है। तो इसमें से हो गया आपका लगभग 50 हो गया है, तो और भी 45 क्वेश्चन बच गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका कर देंगे, ठीक है। तो भूगोल हो जाएगा। फिर भारत का भूगोल से कितना क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में 38वीं से लेकर के 66वीं तक में, वो सारे क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।